अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। शहबाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार 1872 स्टूडेंट्स ने कैफ क्वालिफाई किया। तो हम्म। फंड्स की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि वो किस तरह से अप्लाई करें, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताइएगा और एक सही तरीकाकार क्या होना चाहिए। जी, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 1870 प्लस स्टूडेंट्स ने इस बार किया है और लास्ट टाइम भी कोई 1700 प्लस स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है कैफ को। तो इसका मतलब है कि सप्लाई तो बहुत ज्यादा है मार्केट में इस बार कैफ स्टूडेंट्स की। और देन आपको आई कैफ की वो रिस्ट्रिक्शन का भी पता है, 6 मंथ्स वाली, के एग्जाम से आपने 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी फॉर्म को ज्वाइन करना है। तो ऑब्वियसली कुछ अभी स्ट्रगल करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को मार्केट के अंदर। एज सच अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इतनी डिमांड फर्म्स में नहीं है। ठीक है। अगर आप बड़ी फर्म्स की बात करें तो पहले बिग फोर होती थी, आपको पता है बिग थ्री पे आ गई हैं, एक तो जा चुकी है पाकिस्तान से। देन उन फर्म्स को भी उनका भी अब अगर आप देखें तो वो स्ट्रेंथ उतनी नहीं रही स्टाफ की जितनी वो पहले रखते थे सीए से। मतलब अब वो एसीसीए या आईबीए ग्रेजुएट्स की तरफ, लम्स ग्रेजुएट्स की तरफ आई गेस ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा है तो सही इशू के जो फर्म ज्यादा स्टूडेंट्स को रखती थी वो भी अब कम रखनी है। अच्छा देन फिर लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा कंपनीज ऑन बोर्ड हुई हैं आईकैप के साथ। अभी रिसेंटली हमने तकरीबन दूसरे हिस्से दिन ही आया होता है कि कोई ना कोई बैंक कर रहे हैं या कोई टेक्सटाइल ग्रुप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उधर भी एक अच्छा पोटेंशियल है हमारे पास। अब देखना यह है कि स्टूडेंट्स की क्या अपनी पर्सनल उनकी लाइफ क्या है, पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। क्या वो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब आपने फर्म्स को ज्वाइन करना है या इंडस्ट्री को ज्वाइन करना तो पहले आप खुद जरा बैठकर अपना जरा सोचें कि भाई मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ। क्या मैं बाहर मूव करना चाहता हूँ पाकिस्तान से, क्या मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या मैं जॉब करना चाहता हूँ, क्या मैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहता हूँ, या मेरी कुछ स्पेसिफिक मेरी प्रेफरेंस है। ये सब चीजें जब आप अपने सामने रखते हो फिर आप अपने सामने चॉइसेस सारी नोट डाउन करते हो, उनको देखेंगे भाई कौन कौन सी फर्म्स है या कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो मेरी प्रेफरेंस के मुताबिक हो सकती हैं। फिर आप उनके अंदर कोशिश करते हैं। मैं अगेन कहूंगा कि ऑब्वियसली एक स्ट्रगल देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। ये स्ट्रगल तो आज से 6-7 साल पहले जब हम लोगों ने कैफ किया था उस वक्त भी थी। बट ऑब्वियसली इस वक्त क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन में जो बच्चा फिर स्टैंड आउट करेगा वो अपनी हो सकता है कि पसंदीदा जगह पर भी चला जाए। बाकी लोगों को कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सही। सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लेट से मैंने कैफ क्वालिफाई किया और मुझे नहीं पता कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है या फर्म में जाना है, या मेरा ये गोल है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है। ठीक है, कैफ क्वालिफाई कर लिया, अभी देखते हैं क्या करना है। तो आप क्या गाइड करेंगे कि वो कैसे बंदे को पता चले कि मुझे कहाँ पे जाना है, और जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर बात है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसमें अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस में या अकेडमीज में इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, नहीं ज्यादा बताया जाता कि आपका आगे करियर प्लान क्या होना चाहिए। लेकिन उसमें बड़ी सीधी सी बात है। आप डिफरेंट सर्वेज देखें, उसके मुताबिक भी मोस्टली जो लोग हैं पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे मैंने एक 2-3 डेज का एक सर्वे पोल कंडक्ट किया तो उसमें भी कुछ 67% लोगों का यही था कि हम पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं। सही। भाई अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं यू शुड नो कि सबसे बेहतर जो तरीका है पाकिस्तान से बाहर जाने का इस फील्ड के अंदर वो बिग फोर के थ्रू है, क्योंकि सही। उनकी ग्लोबल मोबिलिटी ज्यादा है। आप ऑडिट वगैरह के अंदर जाते हो वहां से आप इजिली मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में रहना है यहाँ पर फिर आपने ये देखना है कि भाई हम जॉब वगैरह करें या ऑब्वियसली प्रैक्टिस की तरफ आए। तो देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको मेंटरशिप लेने की जरूरत है। आपने जिन टीचर से पढ़ा है उनसे जाके गाइडेंस लें, उनसे पूछें। जिन कॉलेजेस के साथ आपने वहां पर ऑब्वियसली आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया है, अपनी हाँ। कॉस्ट भी इन्वेस्ट की है, और वो आई गेस हर बंदा आपको गाइड करने के लिए तैयार है। उनसे जाके थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए। चले सर, अभी इंडक्शन की बात कर लेते हैं कि कैफ के रिजल्ट के बाद अभी काफी लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ बिग फोर में जाना है, एक कैटेगरी के फर्म में जाना है, बाकी भी तो फर्म्स है ना, या इंडस्ट्री में हम नहीं चाहते, सिर्फ हमने फर्म्स में जाना है। तो एक्चुअली एक राइट तरीकाकार क्या होना चाहिए कि सिर्फ दो तीन फर्म्स में आप अप्लाई करते हैं, दो तीन कंपनीज में आप अप्लाई करते हैं और बैठते हैं कि हमें कॉल आ जाएगी। क्या तरीकाकार होना चाहिए? एक तो ये तरीकाकार, और दूसरी सीवी की खासतौर पर बात करेंगे कि सीवी क्या होनी चाहिए और सीवी कितना रोल प्ले करती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो। जी मेहताब, ये आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसको मैं थोड़ा पहले एड्रेस कर लूँ कि देखें, हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कौन सी फर्म्स है, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले आप अपनी प्रेफरेंस सेट करें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या है। लेट्स से अगर आप फर्म्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में डिफरेंट तरह से कैटेगराइज किया गया है फर्म्स को। जैसे आमतौर पर बिग थ्री कह लिया जाता है, चलो
एक वो तो आप सब स्टूडेंट्स को पता होता है। उसके बाद क्या है, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी ये है क्या है। तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट्स के लिए। ये कैटेगरीज जो है स्टेट बैंक की तरफ से बनाई जाती है कि ये जो 3 कैटेगरीज के अंदर तकरीबन कोई 30-35 फर्म्स आती है, ये फर्म्स बैंक्स का ऑडिट कर सकती हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये कोई दूसरी जो फर्म्स है या ये फर्म्स कुछ और काम नहीं कर सकती। सिर्फ ये एक एडिशनल एज हासिल है कि भाई अगर आपने बैंक्स का ऑडिट करना है, यू हैव टू बी इन सर्टेन कैटेगरी। वो 3 कैटेगरीज है। तो ये आपको एक पता लग गया। अब एक यहाँ पर भी एक इश्यू है कि स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि यार अगर कैटेगरी में नहीं है तो फर्म छोटी है। नहीं भाई, इसका कोई छोटा बड़ा होने से ताल्लुक नहीं है। इसका सिर्फ ताल्लुक ये है कि आप बैंक का ऑडिट कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि बैंकिंग जस्ट वन सेक्टर है इकोनॉमी का, बहुत से और सेक्टर्स भी हैं। तो देन थर्ड चीज आ जाती है आपकी क्यूसीआर रेटेड फर्म्स। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 900-910 के करीब टोटल ऑडिट फर्म्स हैं, जिनमें से 130 के करीब क्यूसीआर रेटेड फर्म्स है। आईकैप की वेबसाइट से आपकी लिस्ट मिल जाती है। सिंपल गूगल इवन कर लें क्यूसीआर लिस्ट आईकैप, तो आपके सामने आ जाती है फर्म्स की लिस्ट। आपको देखना है कि उनमें से हम जा सकते हैं। अब क्यूसीआर क्या है, ये ऐसी फर्म्स है जिनका आईकैप आके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है कि भाई ये प्रॉपर अच्छा ऑडिट करते हैं, क्वालिटी का ऑडिट करते हैं। तो आई बिलीव अगर आप उनमें से भी किसी फर्म में चले जाए तो बेहतर है। एज सच टाइम वेस्ट करने की अब जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन मैटर्स का मोस्ट, ये आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़े, कोशिश करें। अगर आपके कम अटेम्प्ट है तो बड़ी किसी फॉर्म में हो जाए, नहीं भी होता तो आप ये नहीं कि 6-6 महीने 8-8 महीने जाया करने लग गया ना भाई, किसी न किसी फॉर्म में आप जाए। अब सेकंड जो चीज थी आपकी सीवी के बारे में आपने पूछा। देखिए सीवी के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस इस पे किए भी जाते हैं और इसके ऊपर गाइडेंस भी काफी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक होता है कि वो मक्खी पे मक्खी मारने वाला सिस्टम है कि जो अगर एक कोई फॉर्मेट मिल गया है किसी तरह का, उसी को चिपका चिपका के वो इंटरव्यूअर बेचारा देख देख के भी तंग आ जाता है। यार ये फिर वही आ गया, फिर वही आ गया। वो अक्सर ग्रुप्स के अंदर वो शेयर कर दिया जाता है फॉर्मेट, और वो बस फिर उसी हिसाब से अक्सर फिर लोग कहते हैं हम सीवी मेकर होते हैं, हमसे सीवी बनवा लें आप। देखिए मेरा ये मानना यह है कि आप लोगों ने एमएस ऑफिस का भी अब कोर्स किया होता है, कैफ में वो भी आई कैफ में शामिल कर दिया। इतना तो आपके अंदर एप्टीट्यूड होता है, इतनी तो सेंस होती है कि आप खुद उसको बना सकते हैं। और लिटरली अपने आप को जितना अच्छा सेल आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता आपके भी। आपके तो खुद सीवी बनाए, सिंपल उसका फॉर्मेट रखें। बहुत ज्यादा रंग बिरंगे उसके अंदर चीजें करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अजीबोगरीब से बुलेट्स डाल देते हैं कई स्टूडेंट्स, नीड नहीं है उसकी। पिक्चर बेहतर है ना लगाएं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कोई रिक्वायर्ड नहीं होती पिक्चर्स आपकी। हाँ अगर कोई बहुत प्रोफेशनल पिक्चर है तो फिर आप उसको लगाएं, ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर प्रॉपर लग रही हो उसको आप लगाएं। तो ये चीजें हैं, इनको अगर आप इंश्योर करें और उसमें कोशिश करें कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं चाहे वो छोटी मोटी भी हो, उनको आप रखें जरा ऊपर। आपके जो इंटरेस्ट वगैरह उसमें आप अक्सर मेंशन करते हैं, वो रेलेवेंट इंटरेस्ट लिखें जो आपके इंडक्शन में हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पे कई स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लिखा अपने मतलब के लगाए होते हैं कि जी आप समझ लेंगे अजीब अजीब से उसमें चीजें आ जाती हैं। मैं तो लिटरली हंसता भी हूँ कई बार देख के। फॉर एग्जाम्पल मूवीज देखने का मुझे शौक है भाई, मूवी अगर आपने देखनी है तो मेरे लिए क्या है उसकी वैल्यू एडिशन है उसके अंदर। हाँ आप अगर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जर्नल्स पढ़ने का शौक है, मैं बिजनेस जर्नल्स पढ़ता हूँ, मैं मैगजीन्स पढ़ता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा यार बंदे को इंटरेस्ट है चीजों के अंदर, ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव है बंदा। तो ये थोड़ा सा आपने सोच समझ के करना होता है। अगर उस वक्त आपके इंटरेस्ट रेलेवेंट नहीं भी है तो कोशिश करें रेलेवेंट बनाए और थोड़ा सा उसके ऊपर वर्किंग करनी स्टार्ट कर दें यूट्यूब वगैरह के। स्टूडेंट्स की एक जो ब्लंडर करते हैं उसमें ये होता है कि कुछ फॉर्म्स में अप्लाई कर दिया। ये वैसे मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ कि जब मैंने कैफ किया था, 3 अटेम्प्ट मैंने कैफ किया था, एक में एएफसी थी। तो मेरा जैसे लास्ट में मैंने बताया कुछ ज्यादा शौक नहीं था बिग फोर का, मेरा शुरू से प्लान जो दूसरा ही था। तो मैंने कहा कि यार मैं तो फनकार हूँ, मैं तो हीरो हूँ, मैं तो कहीं पे भी इंडेक्ट हो जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है ज्यादा फॉर्म्स में अप्लाई करने की। 2-3 में किया तो हुआ ये कि 5-6 माह फिर मेरे उसी चक्कर में रगड़े गए, वो हुआ ही नहीं। तो ये गलती स्टूडेंट्स ने नहीं करनी। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्स में जाएं, अपने रेलिवेंट फॉर्म्स देखें, क्यूसीआर रेटेड फॉर्म्स देखें, कैटेगरी वाली देखें, जैसे भी आपको मैंने बता दिया है, लेकिन ज्यादा फॉर्म्स में अप्लाई करें। कोई मसला नहीं होता, 25-30 फॉर्म्स में आप करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को इजीली कहीं ना कहीं पे रेलिवेंट जगह पे इंडक्शन मिल जाए। अच्छा सर, आपने डिमांड एंड सप्लाई गैप की बात की कि सप्लाई ज्यादा है, उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। थोड़ा सा ये प्रोसेस भी 2 माह से लेकर 3-4-5 माह ले जाता है, और आई गैप की 6 मंथ की रिस्ट्रिक्शन भी है। तो अगर कोई चाहता है कि उसकी इंडक्शन जल्दी हो, उसको बाकी लोगों से जरा कंपेरेटिव एडवांटेज मिल जाए, तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए कि इस ड्यूरेशन में वो वैल्यू ऐड कर सके? जी देखें, इसमें एक तो ये है कि
सीवी आपकी अच्छी बिल्ड होनी चाहिए, उसके अंदर आपके जो है रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस या आपकी जो स्किल्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह पोर्ट्रे आपने की हो। लेकिन यहाँ पर भी अक्सर एक स्टूडेंट्स की तरफ से प्रैक्टिकल जो इशू देखने को मिलता है वो ये कहते हैं कि सर सीवी को तो तब देखा जाएगा ना, हमें इंटरव्यू में तो तब बुलाया जाएगा जब वो रेफरेंस होगा हमारा। तो देखिए रेफरेंस मैटर करता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि होता ही नहीं है रेफरेंस, बट ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। कुछ सिंपल सी बात है कि आपने वो चीजें देखनी होती है जो कंट्रोलेबल है आपके हाथ में। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो भाई जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करें, सीवी अच्छी बिल्ड करें, बंदा देखे उसको रेलेवेंट चीजें उसमें नजर आए, ठीक है। वो अब क्या है उसमें, जब लेट से नेक्स्ट स्टेप आ गया, आपका इंटरव्यू होने लग गया, तो उसके अंदर भी फिर ये है कि आपने अपनी जो स्किल्स हैं वो पोर्ट्रे करनी है, वो उनको जरा डेमोन्स्ट्रेट करनी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, उर्दू और इंग्लिश वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इंग्लिश में आंसर करें और फ्लुएंट इंग्लिश में बात करें। उर्दू में पूछा जाता है, कोई जरूरत नहीं वहां पे एफिशिएंसी जानने की कि मुझे इंग्लिश बहुत आती है, उर्दू में जवाब दे, लेकिन अच्छी आपकी मुनासिब वहां पर उर्दू भी हो। तो ये चीजें स्किल्स आपको ऑलरेडी, जैसे लास्ट में भी डिस्कस हुआ था, कोशिश करें थोड़ी प्रोफेशनल स्किल्स। आप बेशक एडवांस लेवल पे आप नहीं इस वक्त सीख सकते, बट एक वो टेंडेंसी नजर आ रही है कि यार स्टूडेंट के अंदर एक उस तरफ को इंक्लाइंड है, स्टूडेंट की प्रोएक्टिवनेस है। जी इसको थोड़ा एफपीआर का पता है, इसको थोड़ा एसएससीपी के मामला का पता है, इसको एडवांस एक्सेल का पता है। देखिए हम लोग जो इंटरव्यूअर्स हैं या किसी भी फर्म के, उन्हें ऑलरेडी पता है कि अभी प्राइमरी लेवल पे एंट्री लेवल के स्टूडेंट, देखना ये होता है कि क्या ये बाकियों से स्टैंड आउट कर रहा है, क्या इसकी अप्रोच है, इसको उंगली पकड़ के सिखाना पड़ेगा या इसे हम एक चीज बताएंगे एक बार सिखा देंगे, बंदा खुद एफर्ट करेगा। तो आपने सिंपल ये पे वहां पे शो। अच्छा सर, अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये सोशल मीडिया पे जरा ये बातें काफी सर्कुलेट कर रही हैं ये आई कैप के हवाले से कि इस बार टेस्टिंग शायद चेकिंग में कोई इश्यूज हैं, और मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ। तो मुझे लगता है कि आई कैप ने इस दफा पेपर चेकिंग में कोई ना कोई ब्लंडर जरूर किया है। इस चीज से अंदाजा लगा लें कि तीसरी चौथी अटेम्प्ट में ऑडिट देने वाले किसी स्टूडेंट के 3 नंबर हैं, किसी के 7, किसी के 12, किसी के 17 और किसी के 21 नंबर आए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ तो गड़बड़ा दिया। देखिए जी, आई कैप के बारे में ये कई बार इस तरह की बातें की जाती हैं, तो उसमें शायद एक चीज ये है कि आई कैप रीचेकिंग पॉलिसी भी आई कैप की फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मतलब फेयर नहीं है सच में, क्योंकि वो अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई भी करेंगे तो आई कैप खुद ही चेक करेगा और आपको बस बता देंगे कि भाई ये है सिस्टम। या एक होता है कि आप आंसर स्क्रिप्ट भी रिव्यू करवा लेंगे, उसमें आपकी फिर डिटेल में आती है, लेकिन उसकी फी आई गेस ज्यादा 8-10 साल स्टूडेंट, हर स्टूडेंट नहीं वो पे कर सकता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब हम बोर्ड में होते थे, 22 मुल्तान लाहौर वगैरह के बोर्ड, उनके थाउजेंड्स में उनके स्टूडेंट्स होते हैं, बट वहां पर भी रीच चेकिंग के लिए मैंने खुद अप्लाई किया, और रिकाउंटिंग जो होती है वो इवन आप जाके वहां पर खुद पेपर देखते हैं अपना, आपको दिखाते हैं कि यार ये आपके मार्क्स कटे हुए थे, लाफा ये आप टोटल अपना देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो चीज हो तो सकती है, आई डोंट नो कि क्यों नहीं होती इस लेवल पे, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन या ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। लेकिन अगेन बात यह है कि जब आप एग्जामिनर को मिस करते हैं, स्पेशली ऑडिट के, मैं हम क्योंकि ऑडिट पढ़ाता भी हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंतहाई प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, इंतहाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। मसला छोटा सा बस ये है कि कैप लेवल पर अगर सिर्फ मैं ऑडिट की बात करूं, क्योंकि उसके अंदर मेरे ख्याल में ज्यादा ये स्टूडेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं, तो होता ही है कि जैसे R1 वगैरह है, इंट्रो है, R2 है, वो 3 लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा लुकमा दे दे के आपको सिखाई जाती है। ऑडिट एक बब्बर शेयर सब्जेक्ट है और आपको अचानक उसके सामने फेंक दिया जाता है, लो भी करो। और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स ने रट्टे मारे होते हैं, प्रोसीजर्स को याद किया आता है, वो थोड़ा सा चेंज करता है, लिटरली थोड़ा सा चेंज करता है। आप ये समझ लें कि कोर्स ऑफ एक्शन और ऑडिट प्रोसीजर में जमीन आसमान का फर्क है। और रिक्वायरमेंट में कोर्स ऑफ एक्शन लिखेगा ऑडिटर का तो कुछ और लिखना है, ऑडिट प्रोसीजर लिखेगा तो कुछ और लिखना है, इतनी बारीकी में वो चीज है। तो होता कई बार ये है कि उसमें फिर हो जाते हैं इस तरह के, स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो मार्क्स कम आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि 3-4 मार्क्स अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि भाई मैंने बहुत बेहतर किया, तो आई गेस 3-4-5 मार्क्स तो मेरा तो नहीं मतलब कि सेम तो इसको देखिए प्रोसेस ना, कर रहा है कि वो किस एक्चुअली तरह यहाँ पे बात ये है कि एक बंदे को तीसरी चौथी अटेम्प्ट हो गई है और वो 90-95 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है। चले पहली अटेम्प्ट हो तो समझ आती है, 3-4 अटेम्प्ट उसने पढ़ा भी होगा, टेस्ट सेशन भी दिए होंगे, फिर भी 3-4-5-7 जब 20 नंबर से सोचने वाली बात है कि ये समझ तो नहीं आती वैसे। ये वैसे इंटरेस्टिंगली फाइनल लेवल पर भी यही है। मैं आपको एक उसका बताता हूँ कि फाइनल पर अक्सर ये कहा जाता है कि भाई अगर आपका
ऑडिट पास हो गया ना, एक दो अटेम्प्ट्स में तो सही है भाई, वरना ये 7-8 अटेम्प्ट्स आदमी खा जाता है। लिटरली हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है। इसका एक मसला ये ना कि ये थोड़ा, क्योंकि वही अगेन बात है कि एक प्रैक्टिकल एक प्रोफेशनल सा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, उसके ऊपर मेरा प्रोसीजर भी सही हो सकता है, आपका भी सही हो सकता है, किसी और बंदे का भी सही हो सकता है। एग्जामिनर ने तीनों का ही सही करना है, एग्जामिनर ने वो सही करना है जो उसकी सोच के करीब तर है। अब वो होता है प्रैक्टिस अच्छी की हो। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि वो उनकी तैयारी अच्छी होती है, उन्होंने याद चीजें अच्छी की होती है, लेकिन अगेन लिखने का तरीका उनको नहीं आ रहा होता, तो शायद उस वजह से। लेकिन अगेन मैं एडवोकेट या आप कह लें कि इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि 3-4 मार्क्स कैसे आते हैं। तो ये आई गेस इस पे देखना चाहिए, आई कैट को भी, स्टूडेंट्स को भी ईमेल करनी चाहिए, और होप उस पे देखा जा सकता है। लेकिन जो बाकी बात है ना कि 18, 15, 20 मार्क्स, ये तो मुझे खुद आइडिया है कि स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। जब इवन हम लोग यहाँ पे मैं तो खुद मार्किंग भी खुद करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, तो वहां पर नजर आ जाता है कि यार ये बिल्कुल ही कुछ और इसने समय दिया अपनी तरफ से, इसने सारे के सारे सही लिख दिया है। अभी जैसे देखें ना, कुछ दिनों में एग्जामिनर कमेंट्स भी आ जाएंगे और सजेस्टेड आंसर भी आ जाएंगे। हमेशा कहा जाता है कि बाकी पेपरों के तो आप देखे ना देखे, ऑडिट के एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी देखें, उसमें उसने बड़ा बताया होता है कि भाई ये देखें आप लोगों ने क्या किया। अगेन बाकी बात यह है कि 37% आई गेस कोई ऑडिट का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट तो मतलब मुनासिब ही है। तो इसमें हाँ देखा जा सकता है, आई को शायद कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और डिटेल में डिस्कशन की। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपको जरूर इनवाइट करें। जी इंशाल्लाह।